सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अवधि का मतलब क्या है। अवधि का मतलब होता है कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अवधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे अवधि के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। अवधि के अन्य नाम। अन्य नाम, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अवधि के अन्य नाम का मतलब क्या है। अवधि के अन्य नाम का मतलब होता है कि अवधि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौशली, बैसवाड़ी, पुरानी, ठीक है। तो ये हमारा अवधिक अन्य नाम है। बंगाली सूफी कवियों ने अवधि को गोहानी या गोयानी नाम दिया है। बंगाली सूफी कवियों ने अवधि को गोहानी या गोयानी नाम दिया है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अवधि के विकास। देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि अवधि किससे विकसित है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवधि किससे विकसित है? अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है, अवधि किसकी एक बोली है? अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार
अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी का मतलब क्या है? अर्धमागधी का मतलब क्या होता है? अर्धमागधी देखिए, अर्धमागधी का मतलब क्या होता है? अर्धमागधी का मतलब होता है कि सौर सेनी और मागधी के मध्य को अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी किसे कहते हैं? अर्धमागधी का मतलब होता है कि सौर सेनी और मागधी के मध्य को अर्धमागधी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। कोसली से हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास किससे हुआ है? बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधि का विकास कोसली से हुआ है। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख 8वीं सदी ग्रंथ कुंवल यमाला में मिलता है। देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख 8वीं सदी ग्रंथ कुंवल यमाला में मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोसली का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था, तो कोसली का उल्लेख कुंवल यमाला ग्रंथ में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोसली का उल्लेख कौन सी सदी में हुई थी, तो 8वीं सदी में। कोसली का उल्लेख किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। कोसली का उल्लेख किस भाषा के रूप में हुआ था? तो कोसली का उल्लेख देसी भाषा के रूप में हुआ था। अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल
देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का काल माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवधि के विकास के स्वर्णकाल या अवधि के विकास के परिपक्व काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का काल माना जाता है। अवधि के विकास के स्वर्ण काल को ही परिपक्व काल कहा जाता है। अवधि के विकास के स्वर्ण काल को ही परिपक्व काल कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि के क्षेत्र सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अवधि का क्षेत्र का मतलब क्या है। अवधि का क्षेत्र का मतलब होता है कि अवधि भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, अवधि के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, खीरी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, मिर्जापुर, बस्ती के कुछ हिस्से,
जौनपुर, अवध, अयोध्या। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अवधि के क्षेत्र है। यहाँ के जो निवासी हैं अवधि बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि अवधि का केंद्र कहाँ पर है। अवधि का केंद्र अवध या अयोध्या में है। अवधि का केंद्र अवधि केंद्र कहाँ पर है, अवध या अयोध्या में है। अवध या अयोध्या में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवधि का केंद्र कहाँ पर है, अवधि का केंद्र अवध या अयोध्या में है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अलावा अवधि कहाँ पर बोली जाती है। भारत के अलावा अवधि फिजी में बोली जाती है। भारत के अलावा अवधि फिजी में बोली जाती है। बोली जाती है। देखिए, फिजी एक देश है, वहां पे अवधि बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है। परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है। परिष्कृत अवधि में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। ठीक है, राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा अवधि है। राम काव्य की सर्वप्रथम भाषा अवधि है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है। ठेठ अवधि में रचित ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत है। हिंदी के आधुनिक कवियों में किसने अवधि में कविता लिखी, तो हिंदी के आधुनिक कवियों में अवधि में कविता लिखी त्रिलोचन शास्त्री ने। हिंदी के आधुनिक कवियों में
अवधि में कविता लिखी त्रिलोचन शास्त्री ने। क्वेश्चन ये बनता है कि सूफी काव्य की भाषा कौन सी थी? तो सूफी काव्य की भाषा थी अवधी। अवधि थी। अवधि के प्रथम कवि कौन है? अवधि के प्रथम कवि जायसी है। जायसी है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अवधि के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक। लेखक एक तरफ ला लीजिएगा ग्रंथ और एक तरफ लेखक, ठीक है। देखिए, चंदायन या लोर कहा, चंदायन या लोर कहा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद है। मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक है कुतुबन। मधुमालती के लेखक कौन है? मधुमालती के लेखक हैं मंझन। अनुराग बांसुरी इंद्रावती। इसके लेखक कौन है? नूर मोहम्मद है। ठीक है। और ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सूफी कवि हैं। सूफी कवि हैं, सूफी कवि हैं। ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि हरिचरित्र के लेखक का नाम क्या है? हरिचरित्र के लेखक का नाम क्या है? हरिचरित्र के लेखक का नाम है लालचंद राम जन्म के लेखक का नाम क्या है? राम जन्म के लेखक का नाम है सूरजदास।
सत्यवती कथा और अंगद पैच के लेखक का नाम क्या है? सत्यवती कथा और अंगद पैच के लेखक का नाम है ईश्वर दास। रामचरितमानस के लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। पद्मावत के लेखक का नाम क्या है? जायसी। चित्रावली के लेखक का नाम क्या है? उस्मान। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है। दिया जाता है। सूफी कवियों ने ठेठ या ग्रामीण अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग कर अपने प्रेमाख्यानों की रचना की है। सूफी कवियों ने ठेठ या ग्रामीण अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रयोग कर अपने प्रेमाख्यानों की रचना की है। ठीक है, देखिए प्रेमाख्यानों का मतलब क्या है? प्रेमाख्यानों का मतलब होता है ग्रंथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ चंदायन या लोरिकायन है। सूफी कवियों द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ चंदायन या लोरिकायन है। या लोरिकायन है।
देखिए, चंदायन या लोरिकायन के लेखक का नाम क्या है? चंदायन लोरिकायन के लेखक का नाम मुल्ला दाऊद है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंदायन या लोरिकायन के लेखक कौन है, तो चंदायन या लोरिकायन के लेखक का नाम है मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये उठता है कि ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं किस शैली में पाई जाती है? ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं किस शैली में पाई जाती है? ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। ठेठ अवधि में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मनस्वी शैली में पाई जाती है। पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में किसका नाम आता है? अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में पद्मावत का रचयिता जायसी का नाम आता है। अवधि को काव्योत्कर्ष प्रदान करने में पद्मावत का रचयिता जायसी का नाम आता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को किस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था? इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था कि मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो? इंद्रावती की रचना करने पर नूर मोहम्मद को इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा था कि मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि कौन है? सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि नूर मोहम्मद हैं।
सूफी काव्य परंपरा के अंतिम कवि नूर मोहम्मद हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये भी बनता है कि राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं कैसी है। राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं संस्कृत निष्ठ है। राम भक्त से संबंधित अवधि की रचनाएं संस्कृत निष्ठ है। निष्ठ है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है। देखिए, यहां पे दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भक्ति काल के महान नीति कवियों में रहीम का बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है। बरवे नायिका भेद किसका ग्रंथ है। तो ये रहीम का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है। रहीम का ग्रंथ है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कृष्णायन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध अवधी ग्रंथों में कृष्णायन महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे हम बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि की विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि की विशेषताएं। अवधि की विशेषताएं। अवधि की पहली विशेषता है अवधि में लोक साहित्य और साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अवधि में लोक साहित्य
और साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पाई जाती है। अवधि की दूसरी विशेषता है, अवधि में य और व को अ बोला जाता है। यह अवधि में य और व को अ बोला जाता है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं करिए, हम हिंदी में बोलते हैं करिए। अगर करिए शब्द को अवधि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? करिए को करिय, 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 ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलते हैं छुवत, हिंदी में बोलते हैं छुवत, अगर छुवत शब्द को अवधि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? छुअत, छुअत, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अवधि की तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे। देखिए, अवधि की तीसरी विशेषता, अवधि में अण के स्थान पर न का प्रयोग होता है। ड, र, य के स्थान पर ज का प्रयोग होता है। व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे 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 हम हिंदी में बोलते हैं प्राण, हिंदी में बोलते हैं प्राण। अगर प्राण को अवधि में बोले तो कैसे बोलेंगे? प्राण को प्राण बोलेंगे, प्राण, प्राण। जैसे हिंदी में बोलते हैं यज्ञ, अवधि में यज्ञ को कैसे बोलेंगे? यज्ञ। जैसे हिंदी में बोलते हैं वन, अवधि में वन को कैसे बोलेंगे? वन। जैसे हिंदी में बोलते हैं योगी, अवधि में योगी को कैसे बोलेंगे? जोगी। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अवधि की चौथी विशेषता है, अवधि में ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। अवधि की चौथी विशेषता है, अवधि में ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे जैसे हिंदी में बोलते हैं फल, अगर फल को अवधि में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? फर, फर, ठीक है। अवधि की पांचवी विशेषता है, अवधि को बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। अवधि को बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है।
अधिक है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम अवधि के बारे में कंप्लीट पढ़े हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बघेली का मतलब क्या होता है। बघेली का मतलब होता है कि भारत के बघेल खंड में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। भारत के बघेल खंड में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के बघेल खंड में बोली जाने वाली भाषा को बघेली कहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये बघेल खंड का मतलब क्या है। बघेल खंड का मतलब, बघेल खंड का मतलब देखिए, बघेलखंड का मतलब होता है कि रीवा और उसके आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। रीवा और उसके आसपास के क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। कहलाता है और यहाँ की बोली बघेली कहलाती है। और यहाँ की बोली बघेली कहलाती है। कहलाती है। तो हम यहाँ पे बघेली की एक और परिभाषा बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रीवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। रीवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। देखिए, बघेली के अन्य नाम, तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि बघेली के अन्य नाम का मतलब क्या होता है। बघेली के अन्य नाम का मतलब है कि बघेली अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जैसे रिवाई, मन्नाडी, गंगाई, मंडल, केवोत, केवाती बोली, केवानी, नागपुरी,
बघेलखंडी, रिमही, रिवई आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी बघेली के अन्य नाम हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली की उपबोलियां कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, बघेली की उपबोलियां तिरहारी, गहोरा, जुरार, बनाफरी, मरारी, पुनवारी, कुम्भारी, ओझी, गुंडवानी, केवरी। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी बघेली की उपबोलियां हैं। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली के कितने रूप बताए हैं? डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली के 3 रूप बताए हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली के 3 रूप बताए हैं। ठीक है, पहला है मानक बघेली, दूसरा है गुंडानी, तीसरा है मिश्रित बघेली। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली के विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, बघेली के विकास, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि बघेली किससे विकसित है? बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि बघेली किसकी एक बोली है? बघेली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। बघेली पूर्वी हिंदी की एक बोली है। क्वेश्चन ये भी उठता है बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली
पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बोली है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए बघेली के क्षेत्र, बघेली के क्षेत्र, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बघेली का क्षेत्र का मतलब क्या है। बघेली का क्षेत्र का मतलब होता है कि बघेली भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगह को हम क्या कहते हैं, बघेली के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, नागौर, कोठी, रीवा, शहडोल, सतना, मैहर, ठीक है। यहां पे बघेली बोली जाती है। ये सभी क्या है, ये सभी बघेली के क्षेत्र है। क्वेश्चन ये उठता है कि बघेली का केंद्र कहां पर है। बघेली का केंद्र रीवा में है। बघेली के केंद्र, बघेली केंद्र रीवा में है, ठीक है। रीवा कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे बघेली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बघेली की विशेषताएं, बघेली की विशेषताएं, बघेली की पहली विशेषता है, बघेली में व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। बघेली में व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। होता है जैसे जैसे हम अवधि में बोलते हैं आवा, अवधि में बोलते हैं आवा। अगर आवा को बघेली में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आबा। आबा, आवा का मतलब होता है आया, ठीक है। बघेली की दूसरी विशेषता है, बघेली में कुछ सर्वनाम विशिष्ट हैं। बघेली में
कुछ सर्वनाम विशिष्ट हैं। विशिष्ट हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मुझे। अगर मुझे को बघेली में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मवा या मोही। मुझे को बोलेंगे बघेली में तो कैसे बोलेंगे? मवा या मोही बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं तुझे। तुझे को बघेली में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तवा या तो ही। हिंदी में बोलते हैं उसको। उसको को बघेली में कैसे बोलेंगे? वाही। हिंदी में बोलते हैं इसको। इसको को बघेली में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? याही। याही। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, बघेली की तीसरी विशेषता है, बघेली में विशेषणों का निर्माण प्रायः हा प्रत्यय जोड़कर बनता है। बघेली की तीसरी विशेषता है, बघेली में विशेषणों का निर्माण प्रायः हा प्रत्यय जोड़कर बनता है। बनता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिक। अगर अधिक को बघेली में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अधिक हा। अधिक हा। जैसे हिंदी में बोलते हैं नीक। नीक को बघेली में बोलेंगे कैसे बोलेंगे? नीक हा। बघेली की चौथी विशेषता है, बघेली में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। बघेली में केवल लोक साहित्य पाई जाती है। पाई जाती है। बघेली की पांचवी विशेषता है, बघेली को बोलने वालों की संख्या लगभग 3,96,000 के आसपास है। बघेली को बोलने वालों की संख्या लगभग 3,96,000 के आसपास है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम बघेली के बारे में पूरा डिटेल से जाने। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। सो गाइस, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ी का मतलब क्या होता है। छत्तीसगढ़ी का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली
बोली को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा को छत्तीसगढ़ी कहते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम का मतलब क्या होता है। छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ी अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जैसे लरिया, खलटाही, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि छत्तीसगढ़ी का केंद्र कहां पर है। छत्तीसगढ़ी का केंद्र रायपुर में है। छत्तीसगढ़ी का केंद्र छत्तीसगढ़ी का केंद्र रायपुर में है, ठीक है। रायपुर कहां पर पड़ता है, रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ी भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, खैरागढ़, कांकेर, दुर्ग, नंदगांव। ये सभी क्या है, ये सभी छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी के विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी के विकास, देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि छत्तीसगढ़ी किससे विकसित है। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। विकसित है। क्वेश्चन ये भी उठता है
कि छत्तीसगढ़ी किसकी एक बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। बोलिए। क्वेश्चन ये भी उठता है कि छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां, सरगुजिया, सदरी, बैगनी, बिझवाली, कोरवा, कगला, हल्की, मूलिया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ी की विशेषताएं, छत्तीसगढ़ी की पहली विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में ऐ के स्थान पर आई और औ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में ऐ के स्थान पर आई और औ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि छत्तीसगढ़ी में ऐ के स्थान पर, छत्तीसगढ़ी में ऐ के स्थान पर आई और औ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं बैल, हिंदी में बोलते हैं बैल, अगर बैल को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बैल बोलेंगे, बैल। जैसे हिंदी में बोलते हैं जॉन, अगर जॉन को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जॉन। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं।
सो गाइस, छत्तीसगढ़ी की दूसरी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में शब्दों के मध्य में अड़ा ध्वनि का लोप हो जाता है। छत्तीसगढ़ी की दूसरी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में शब्दों के मध्य में अड़ा ध्वनि का लोप हो जाता है। हो जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लड़का, हिंदी में बोलते हैं लड़का, अगर लड़का को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? लइका। छत्तीसगढ़ी की तीसरी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में स के स्थान पर छ का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में स के स्थान पर छ का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सात, हिंदी में बोलते हैं सात, अगर सात को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? छात बोलेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं सीता, अगर सीता को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? छीता बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, छत्तीसगढ़ी की चौथी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में केवल लोकगीत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ी की चौथी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में केवल लोकगीत पाई जाती है। पाई जाती है। छत्तीसगढ़ी की पांचवी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी में साहित्य का अभाव है। छत्तीसगढ़ी में साहित्य का अभाव है। अभाव है। छत्तीसगढ़ी की छठी विशेषता है, छत्तीसगढ़ी को बोलने वालों की संख्या लगभग 70 लाख के आसपास है। छत्तीसगढ़ी को बोलने वालों की संख्या लगभग 70 लाख के आसपास है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ी के बारे में विस्तार से जाने समझे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा।